हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोग के? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बेटा अगर हम लोग बात करें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4। और सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 4 है बेटा, वो पेपर नंबर 4 है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 एंड दैट पेपर नंबर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एज पर न्यू सिलेबस। एज पर न्यू सिलेबस का मतलब आपके आईसीएआई ने जो न्यू स्कीम लॉन्च करी है, हम उस न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग इस पेपर को पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ओल्ड स्कीम के अंदर आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर था बेटा, इकोनॉमिक्स के साथ एक पेपर हुआ करता था इको एंड बीसी के। आपके इको का वेटेज ओल्ड स्कीम के अंदर 60 मार्क्स का था और बीसीके का वेटेज आपके ओल्ड स्कीम के अंदर 40 मार्क्स का था बेटा। लेकिन न्यू स्कीम के अंदर आपका बीसीके वाला जो पोर्शन है वो स्क्रैप कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो अभी एक कंप्लीट पेपर जो आपका पेपर नंबर 4 है बेटा, ये कंप्लीट पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का। ठीक, अगर मैं बात करूं ये जो पूरा का पूरा पेपर है बेटा, ये पूरा पेपर रहेगा एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड का सिंपल सा मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा आपका ये बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट मैं आपके साथ ये बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो पेपर नंबर 4 है, इस पेपर नंबर 4 के अंदर बेटा दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर मैं बात करूं बेटा इस पेपर नंबर 4 के अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं बात करूं बेटा पार्ट बी जो है, एंड दैट पार्ट बी इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब सर इकोनॉमिक्स वाला जो पूरा पेपर है, इस पेपर के अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारा डिस्कशन होगा। जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पूरे पेपर का। अब अगर मैं बात करूं सर सबसे पहले तो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं उन स्टूडेंट्स को जिनको मेरे बारे में नहीं पता। बेटा माय नेम इज सौरभ विग, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर मैं बात करूं तो बेटा मैं पहले आपके सीए फाउंडेशन में आपका सब्जेक्ट बीसी के पढ़ाता था। इसके अलावा बेटा मैं इंटरमीडिएट लेवल पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है वो भी पढ़ा था। इसके अलावा बेटा मैं ईआईएस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट वो भी पढ़ाता था। इसके अलावा बेटा मैं एक फाइनल में सब्जेक्ट हुआ करता था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, वो भी मैं ही पढ़ाता था। अगर मैं बात करूं बेटा न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पे आपके आएगा, वो सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूं अभी भी। इसके अलावा बेटा मेरी क्लासेस जो है वो दिल्ली लक्ष्मीनगर में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में मेरी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। साथ साथ बेटा मैं बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में विजिटिंग लेक्चरर भी हूं। आई होप यहां तक क्लियर है सबको सर। अब सर अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को जो कंटेंट कंप्लीट कराऊंगा दैट कंटेंट इज पार्ट बी। पार्ट बी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कंटेंट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला कंटेंट जो है वो आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है वो कंप्लीट कराएंगी। आई होप क्लियर है सर। अब सर अगर मैं बात करूं सबसे पहला पॉइंट सर, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं बेटा? इस टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं सर, 5 चैप्टर्स हैं आपके इस मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले कंटेंट के अंदर। सबसे पहला जो चैप्टर है दैट चैप्टर इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सर ये चैप्टर तो या ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। हाँ बेटा आप लोगों ने 11th 12th के अंदर कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा सा वाइडेस्ट लेवल पे दे रखा है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बाद सेकंड जो चैप्टर है दैट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस दैट इज द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड जो चैप्टर है दैट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट।
फोर्थ चैप्टर जो आपके सिलेबस में दे रखा है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। एंड लास्ट चैप्टर जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में दे रखा है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो these are the 5 chapters that covers your whole content of macroeconomics portion। अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो आपका कंप्लीट पेपर है ये 100 मार्क्स का है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा टोटल 5 चैप्टर्स हैं। वो मैंने आपके सामने चैप्टर का जो नाम लिखा है वो एज पर योर ICAI स्टडी मटेरियल लिखा है। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। सर अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ नोट करना है तो बेटा नोट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी को कोई नोट नहीं करना तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी नोटिंग कर सकते हो। अब सर सबसे पहला पॉइंट हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपका जो पूरा पेपर है यह है एमसीक्यू बेस्ड। सर एमसीक्यू बेस्ड का सिंपल सा मतलब है ये कंप्लीट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो बेटा आपका ये जो पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो बेटा इस पेपर के अंदर क्रैमिंग तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो बेटा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो बेटा हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा बेटा कॉन्सेप्चुअल। मैं आपको क्लास के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट इज कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो हमारा बेटा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना। बिकॉज बेटा अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो रट्टाफिकेशन शॉर्ट टर्म है, आज आपको याद हो जाएगा, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप वो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे तो ही बेटा आप लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा, आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको बेटा मैं कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। दूसरा पॉइंट बेटा, क्लास के अंदर जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको क्लास के अंदर ही नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊंगा। सर नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा क्या मतलब, बेटा मैं क्लास के अंदर ही आपको नोटिंग भी करवाऊंगा। इसका मतलब है सर मैं क्लास के अंदर आपको नोटिंग करवाऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपको एक रजिस्टर अपने साथ मेंटेन रखना पड़ेगा। सर रजिस्टर इसलिए मेंटेन रखना पड़ेगा क्योंकि जब मैं क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो मैं आपको क्लास के अंदर उस कॉन्सेप्ट्स के नोट्स भी लिखवाऊंगा। तो इसके आपके इसलिए क्लास के अंदर खुद के क्या बन जाएंगे बेटा, हैंड रिटन नोट्स। और वो हैंड रिटन नोट्स आपके क्लास के अंदर जो होंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब एक बात और याद रखिएगा, जब मैं नोटिंग करवाऊंगा बेटा तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स को क्या करवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बोलूंगा क्या करिए बेटा, कुछ पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करिए। सिंपल सा मतलब है कुछ पॉइंट्स को आप क्या करेंगे बेटा, हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट क्यों करवा रहा हूं बेटा, हाईलाइट इसलिए करवाऊंगा क्योंकि उन पॉइंट्स पे क्या बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, या उन पॉइंट्स पे आपके एमसीक्यू गिवन हैं। तो वाइल नोटिंग आपको कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। अंडरलाइन करने के लिए आप एक काम करिएगा, अपने साथ एक हाइलाइटर रखिएगा। हाइलाइटर से उन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। और इनकेस अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक डिफरेंट कलर का पेन अपने साथ रखिए। सर डिफरेंट कलर का पेन का मतलब क्या है, लेट अस सपोज आप ब्लू पेन से नोटिंग कर रहे हैं तो अपने साथ एक रेड कलर का पेन रखिए। जब मैं आपको नोट्स में कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करवाऊंगा तो आप रेड कलर के पॉइंट्स दैट इज रेड कलर के पेन से उन पॉइंट्स को क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन करेंगे। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। तो बेटा ये एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर मैंने आज रखा है वो इसलिए रखा है कि आपको मेरा टीचिंग पैटर्न समझ आ जाए और हम लोग किस तरीके से क्लास के अंदर पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको समझ आ जाए। आई होप यहां तक क्लियर है सर सबको।
बेटा आज के लेक्चर के अंदर मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा। आज के लेक्चर के अंदर बेटा मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। सर ये तो हमें पता है, कोई बात नहीं बेटा, जस्ट एक डिस्कशन करूंगा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ठीक है, एक ब्रीफ डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, जब मैं स्टार्ट करूंगा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब सर सबसे पहले यहां तक क्लियर है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं सर इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जैसे आप लोगों को पता भी होगी, मैं दोबारा से बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बेटा ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं, अगर मैं बात करूं बेटा ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं, वांट्स इच्छाएं, बेटा ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स होती हैं वो वांट्स होती हैं बेटा अनलिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ह्यूमन बीइंग की वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड। जैसे मुझे स्मार्टफोन भी चाहिए, जैसे मेरे को स्मार्टफोन मिल गया उसके बाद बेटा मेरी इच्छा हो जाएगी कि मुझे बाइक चाहिए, जैसे बेटा मुझे बाइक मिल गई मेरी इच्छा हो जाएगी कि मुझे क्या चाहिए, एक कार चाहिए। इसका मतलब बेटा ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। लेकिन बेटा उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं, ध्यान से सुनिए, उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज का मतलब मींस, कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, मींस। उन वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं लिमिटेड। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं बेटा लिमिटेड। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज में से, दैट इज इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से पूरा करें, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से पूरा करें, यह सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ, ध्यान से सुनना, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का सिंपल सा मतलब है ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है, उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग के पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करें, पूरा करें, यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेटा क्या होता है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल मुझे एक फोन चाहिए, मुझे एक फोन चाहिए और फोन की कॉस्ट है लेट अस सपोज 15,000 रुपीज, ठीक है। मुझे अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है और पार्टी देने के अंदर मुझे कॉस्ट आएगी लेट अस सपोज 3,000 रुपीज। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं बुक्स भी परचेज करूं और बुक्स को परचेज करने में मेरी कॉस्ट आएगी 2,000 रुपीज। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि बेटा मेरे को क्लॉथ्स भी खरीदने हैं, कुछ ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदने हैं जिसकी कॉस्ट आएगी 5,000 रुपीज। ये बेटा मेरी क्या है, ये बेटा मेरी वांट्स हैं और इन वांट्स को पूरा करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। अब मैं गया बेटा किसके पास, मैं गया अपने पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स में भी स्पेशली मैं बोल रहा हूं, मैं गया अपने फादर के पास। मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे फोन भी खरीदना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी है क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे बुक्स भी खरीदनी है पढ़ाई करने के लिए और मुझे क्लॉथ भी चाहिए, वो भी ब्रांडेड चाहिए। और इन टोटल दैट इज इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे आप पैसे दे दीजिए और पैसे दे दीजिए कितने बेटा, 30,000 रुपीज। इसका मतलब मैंने अपने फादर को बोला मुझे
30,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी ये क्या करनी है, मुझे अपनी ये वांट्स पूरी करनी है। मेरे फादर ने मुझे क्या करा, मेरे फादर ने मुझे दिए बेटा कितने रुपए, मेरे फादर ने बोला 30,000 तो नहीं है, मैं आपको दे सकता हूं 3,000 रुपीज। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे बताओ, मेरी वांट्स क्या थी, अनलिमिटेड। उन वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस क्या थी बेटा, लिमिटेड। अब मैं किस तरीके से अपनी रिसोर्सेस को एलोकेट करूं जिससे कि मेरी ये अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं अपनी वांट्स में से क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा ना। चॉइस का मतलब कहीं ना कहीं बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी करनी पड़ेगी ना, कि पहले कौन सी वांट को पूरा करूं। तो मैं कह दूंगा चलिए मेरे पास जो ऑलरेडी अभी तक नॉर्मली फोन था, मैं उस फोन को यूज करके काम चला सकता हूं। फ्रेंड्स को पार्टी देनी है तो छोटी मोटी पार्टी दे दूंगा, जिसमें मेरा खर्चा कितना आ जाएगा, 200-400 रुपए। चाउमीन खिला दूंगा, पकोड़े खिला दूंगा। बुक्स मुझे जरूर चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। और क्लॉथ, अभी मेरे को क्लॉथ की ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो क्लॉथ पड़े हैं मैं उसी से काम चला लूंगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या करा बेटा, चॉइस करी। चॉइस मतलब मैंने कहीं ना कहीं बेटा कुछ वांट्स को पूरा कर लिया और कुछ वांट्स को अनसेटिस्फाई रहने दिया। तो इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को ध्यान से सुन लो, इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सर क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेस को क्या करें, एलोकेट करें, किस तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो क्या हो जाएं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे को करना पड़ेगा बेटा चॉइस, कि कौन सी वांट है जिसको हम पहले रिसोर्स से क्या करें, पहले पूरा करें, और बाकी सारी वांट्स को हम क्या रहने दें, अनसेटिस्फाइड। तो बेटा कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चॉइस करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस की, दैट इज इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक्स। और ये एक प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेटा स्कैरसिटी। अब पॉइंट समझ आया, इसका मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज क्या हैं, वो रिसोर्सेज बेटा हमारी वांट्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारी वांट्स के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज है बेटा रिलेटिवली, वो रिसोर्सेज है बेटा रिलेटिवली क्या है, रिलेटिवली लिमिटेड। रिलेटिवली लिमिटेड का मतलब वांट्स के कंपैरिजन में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो है बेटा लिमिटेड, इसलिए बेटा इसको बोला जाता है रिलेटिवली लिमिटेड। हम अगर वांट्स के कंपैरेटिवली अपनी रिसोर्सेज को देखेंगे तो हमारी वांट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो रिलेटिवली लिमिटेड हैं, और इसको बोला जाता है बेटा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। और ये प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, एज वेल एज ये पूरे नेशन की प्रॉब्लम है। तो बेटा कहीं ना कहीं एक चीज सोचो, कहीं ना कहीं बेटा ये किसी इंडिविजुअल के, किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है, ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये पूरे नेशन की प्रॉब्लम है। तो पॉइंट समझ आया बेटा। तो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इकोनॉमिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच relatively scarce resources is allocated to satisfy unlimited wants. Economics is the
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच relatively scarce resources are allocated to satisfy unlimited wants of individual or society. आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक बात और याद रखना बेटा, ये जो इकोनॉमिक्स है ये कहां से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड है बेटा ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? हर घर की कहानी है ये। अगर मैं बात करूं बेटा, मेरे घर के अंदर भी तो बेटा बजट बनता होगा ना, कि इस महीने लेट अस सपोज 50,000 रुपए हमारे पास हैं, और हमारे को इस महीने कौन सी चीज पहले खरीदनी है जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसी तो घर के अंदर भी तो मैनेजमेंट होता है बेटा। हमारी मदर या हमारे फादर भी तो इसी तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, इकोनॉमिक्स कहां से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड क्या है बेटा? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको एक मतलब समझाया इकोनॉमिक्स का। तो सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग के पास रिसोर्सेज होती हैं वो होती हैं लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज को बोलते हैं बेटा स्कैर रिसोर्सेज। ठीक है, अब किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें फॉरएवर मेक क्या करनी पड़ेगी? चॉइसेस। हमें फोर्स होना पड़ेगा कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन से रिसोर्स को पहले हम लोग सेटिस्फाई करें। तो इसके लिए बेटा हमें चॉइस करनी पड़ेगी। तो कुछ रिसोर्सेज को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे और कुछ रिसोर्सेज को हम अनसेटिस्फाइड छोड़ेंगे। और इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक्स। आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक बात याद रखना बेटा, लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज, ध्यान से सुनो, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किसके कंपैरेटिवली? अनलिमिटेड वांट्स। इसको लिमिटेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिसोर्सेज जो है रिलेटिवली लिमिटेड है। हमारे वांट्स के कंपैरेटिवली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वांट्स के कंपैरेटिवली लिमिटेड हैं, इसलिए वर्ड आता है रिलेटिवली लिमिटेड। आई होप यहां तक क्लियर है। क्लियर है सर? पहले इतना अपडेट कर लो, क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स अपडेट करा रहा हूं। पॉइंट्स में ही आंसर लिखिएगा। लिखो पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली लिमिटेड, और लिमिटेड के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्कैर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्कैर, रिलेटिवली लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखो स्कैर्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखो स्कैर्स, ब्रैकेट बंद, resources, relatively limited resources are allocated to satisfy unlimited wants, to satisfy unlimited wants of human being. तो ये क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी?
कि किस तरीके से रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस के थ्रू अनलिमिटेड वांट्स को क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये लिखा है अपने, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अंडरलाइन करो यहां पे रिलेटिवली लिमिटेड स्केर्स वर्ड को, रिलेटिवली लिमिटेड स्केर्स वर्ड को अंडरलाइन करो। वांट्स के कंपैरेटिवली जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो लिमिटेड हैं, जिसको बोलते हैं स्केर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, वी आर फॉर एवर फोर्स। आगे देखो वर्ड, तो हम क्या करेंगे, हमें चॉइस करना पड़ेगा। तो ये लिखवा रहा है बेटा, कुछ वांट्स को हम पूरा कर पाएंगे और कुछ वांट्स को हम अनसेटिस्फाइड छोड़ेंगे। तो ये लिख रहा है, वी आर फॉर एवर फोर्स टू मेक चॉइसेस। वी आर फॉर एवर फोर्स टू मेक चॉइसेस। We are forever forced to make choices. That is, we choose to satisfy only some of our wants. That is, we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. सेकेंड पॉइंट लिखा है, वी आर फॉर एवर फोर्स टू मेक चॉइसेस। दैट इज, वी चूज टू सेटिस्फाई ओनली सम ऑफ आर वांट्स, लीविंग मेनी अदर वांट्स अनसेटिस्फाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वांट्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ वांट्स को ही पूरा कर पाएंगे और कुछ वांट्स को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अनसेटिस्फाई रहने देंगे। इसके लिए हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी वांट है जिसको हम पहले पूरा करें अपनी रिसोर्सेस से। तो अंडरलाइन करो यहां पे चॉइसेस वर्ड को, अंडरलाइन करो यहां पे चॉइसेस वर्ड को, अंडरलाइन करो यहां पे चॉइसेस वर्ड को, चॉइस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है कि वांट्स के कंपैरेटिवली जो रिसोर्सेज हैं ये कैसी हैं, रिलेटिवली स्केर्स, दैट इज रिलेटिवली लिमिटेड स्केर्स हैं। ये प्रॉब्लम किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये सबकी है प्रॉब्लम। तो यही पॉइंट लिखवा रहा है, थर्ड पॉइंट लिखो, दिस प्रॉब्लम मतलब ब्रैकेट में लिखना प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। दिस प्रॉब्लम ब्रैकेट में लिखो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। दिस प्रॉब्लम ब्रैकेट में लिखो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। दिस प्रॉब्लम ब्रैकेट में लिखो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ब्रैकेट बंद is faced by every individual, is faced by every individual, comma, every society and every country in this world. सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है ना। तो ये बोल रहा है बेटा दिस प्रॉब्लम मतलब कौन सी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, कि वांट्स के कंपैरेटिवली जो रिसोर्सेज है वो कैसी है, रिलेटिवली लिमिटेड, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो ये बोल रहा है बेटा दिस प्रॉब्लम ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, कॉमा, एवरी सोसाइटी एंड एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। अंडरलाइन करो यहां पे प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, अंडरलाइन करो यहां पे प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। और प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, फिर से समझा रहा हूं, सुन लो।
हमारी वांट्स के कंपैरेटिवली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं? लिमिटेड। जब हम वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज को देखते हैं तो बेटा वो रिसोर्सेज कैसी हैं? लिमिटेड। और इसको बोलते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। आई होप क्लियर है सर। अब एक लाइन और लिखो, मैंने जो बताया है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड Economics is derived from Greek word oikonomia. MCQ आता है बेटा। Economics is derived from Greek word oikonomia. फुल स्टॉप, अंडरलाइन करो बेटा, ग्रीक वर्ड oikonomia. ग्रीक वर्ड oikonomia. Full stop. Its meaning is, oikonomia का मतलब क्या है? Its meaning is household management. अंडरलाइन का वर्ड household management. अंडरलाइन द वर्ड household management. अब एक पॉइंट और है जो मुझे लिखवाना है, समझाना है। यहां तक क्लियर है? आई होप सबको। कोई डाउट है बेटा, कुछ पूछना है तो बेटा मेरे से पूछ सकते हो। चलिए, अब एक बात और याद रखना बेटा, दो फैक्ट हैं जिसपे ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूरा का पूरा फॉर्म हुआ है। सर इसका मतलब दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जिसपे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हुआ है? बना हुआ है, इकोनॉमिक्स। सर वो दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या हैं? अभी समझाया मैंने। ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की वांट्स क्या है बेटा? अनलिमिटेड। और सेकंड फैक्ट क्या है बेटा? जो वांट्स को पूरा करने के लिए, इसका मतलब जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली, वर्ड पे को क्या आ रहा है? आर रिलेटिवली स्केयर। इसका मतलब सर पूरा इकोनॉमिक्स दो फंडामेंटल फैक्ट्स पे है, ये पूरा सब्जेक्ट। ह्यूमन बीइंग की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग के पास रिसोर्सेज हैं, वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, जिसको बोलते हैं रिलेटिवली स्केर्स। आई होप क्लियर है सर। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट और लिखना है आज के लेक्चर के लिए। तो जस्ट एक ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए हैं। तो एक लास्ट पॉइंट और लिखो, टू फंडामेंटल फैक्ट्स दैट फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। टू फंडामेंटल फैक्ट्स दैट फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। Two fundamental facts that forms the subject matter of economics. अब A और B करके लिख लो। A, human being have unlimited wants. Human being have unlimited wants.
ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स, और बी सेकंड, resources to satisfy these unlimited wants. Resources to satisfy these unlimited wants are relatively scarce. Resources to satisfy these unlimited wants are relatively scarce. इसका मतलब दो फैक्ट्स हैं जिसपे ये पूरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या है? ह्यूमन बीइंग्स की वांट अनलिमिटेड है, उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? वांट्स के कंपैरेटिवली लिमिटेड हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिवली स्केर्स। आई होप ये क्लियर होगा, आज का सेशन आपको क्लियर होगा। बेटा तो एक बात याद रखना, ये पूरा सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड है, और इस सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको दो पार्ट हैं, पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है यही आपका न्यू सिलेबस के अंदर एडिशन है। अगर मैं बात करूं पहले ये नहीं था, पहले इसकी जगह बीसीके वाला पोर्शन था, और वो बीसीके वाला पोर्शन अब आपके न्यू स्कीम से क्या कर दिया, आईसीईआई ने हटा दिया। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा है बेटा पब्लिक फाइनेंस, तीसरा है मनी मार्केट, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल ट्रेड, और फिफ्थ वन इज इंडियन इकोनॉमी। ये 5 चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सर माइक्रो मैक्रो का क्या मतलब है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने जस्ट आपको एक चीज समझाई है कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हम लोग किस तरीके से क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब एक बात और बेटा, अगर मैं बात करूं क्लास के अंदर ये जो मैंने नोटिंग करवाई है आपको, ये नोटिंग इसलिए कराई है क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम पे खुद पढ़ाई करेंगे तो आपको बेटा आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ज्यादा क्या रहेंगे, ज्यादा आपके लिए बेटर रहेंगे, क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे ना तो आपके पास सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो बेटा ये आपके हैंड रिटन नोट्स रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा आपकी क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे। दूसरी बात एक और, ये जो नोटिंग मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस वर्ड को, ये जो नोटिंग मैं आपको करा रहा हूं बेटा, ये कहीं ना कहीं मैं आपके स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के ही करा रहा हूं। सर स्टडी मॉड्यूल का मतलब मैं जो भी नोट्स आपको लिखवाऊंगा वो कहीं ना कहीं बेटा मैं आईसीएआई की स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के ही लिखवाऊंगा। तो बेटा ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। ठीक है, इन केस किसी को कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते टाइम बस अपना सेंटर जरूर लिख दें। जैसे कि अगर आप मेरठ के स्टूडेंट हैं तो मेरठ, और मेरठ लिखने के बाद मेरठ में सेंटर का नाम, मेरठ में आप कौन से सेंटर से क्लासेस को देख रहे हैं उस सेंटर का नाम लिखेंगे। मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। रिप्लाई आने में जरूरी नहीं है कि रिप्लाई मेरा आ जाए इमीडिएटली, अगर मैं बिजी होऊंगा तो मैं बेटा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो बेटा आप लिखेंगे दिल्ली, और दिल्ली में जिस सेंटर से आप मेरी क्लासेस को देख रहे हैं उस सेंटर का नाम। बेटा रिप्लाई मेरा जरूर आएगा, जैसे ही मैं फ्री होता हूं इमीडिएटली मैं स्टूडेंट को रिप्लाई जरूर करता हूं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट समझ आया होगा। आपको ये एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था ये मैंने आज स्टार्ट किया है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो बेटा इससे आगे का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।